हेलो स्टूडेंट्स, इज द चैप्टर 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब भारत आज़ाद तो हो गया। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, किस तरीके से मूवमेंट चलाए गए, यहाँ पर किस तरीके से जो मुस्लिम लीग था और कांग्रेस थी और जो लीडर्स थे, कितना उन लोगों ने एक नेशनलिज्म की उनमें भावना थी और फाइनली भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ होगा? न्यू एंड डिवाइडेड नेशंस की अगर हम बात करें, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत क्या बना, एक इंडिपेंडेंट बना, अगस्त 1947 में भारत फाइनली आज़ाद हो गया। इट फेस्ड ए सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंज। तो इसमें कई सारी श्रृंखला में हम देखते हैं कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। जब विभाजन हुआ, पार्टीशन तो हो गया, विभाजन हो गया भारत का, करीब 8 मिलियन शरणार्थी जो हैं हैड कम इनटू द कंट्री। हमारे देश में 8 मिलियन शरणार्थी, वो कौन लोग आए? क्योंकि दो देशों में तो बट गया था भारत, पाकिस्तान और भारत। तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत ही था, तो जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं, वो सिख थे, हिंदू थे या किसी भी धर्म के थे, वो यहाँ पे रह सकते थे आसानी से। तो वो यहाँ पर क्या किया, वो हिंदुस्तान में वो आ गए और यहाँ के जो मुस्लिम थे जो वहां जाना चाहते थे वो वहां चले गए, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ज्यादा थी। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स। अब पाकिस्तान से had come into the country from what was now पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था अब वहां से यहाँ करीब 8 मिलियन शरणार्थी आ गए। These people had to be found home। अब ये लोग थे वो कहाँ रहते थे? यहाँ had to be found homes and jobs। उनके लिए घर और रोजगार की तलाश करना था। Then there was the problem of princely state। प्रिंसली स्टेट कहते हैं यहाँ पर, जैसे कई स्टेट थे तो वहां पर राजा थे, यहाँ पर तो कई सारे राजा तो आजाद होने के बाद भी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रिंसली स्टेट में लगभग 500 रियासतें थी यहाँ पर। राजस्थान की रियासत, मैसूर की रियासत, कश्मीर की रियासत, अवध की रियासत, तो यहाँ राजा थे। तो ईच रूल्ड बाय महाराज। तो हर जगह पर जो रियासत थी या तो महाराज रूल करते थे या नवाब, उनको नवाब बोला जाता था। ईच ऑफ होम हैज टू बी परस्यूटेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन। हर किसी को एक जो नया नेशन बना था उसको ज्वाइन करना था। द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजी। तो दो समस्याएं थी, एक जो रियासती राज्य थे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट और रिफ्यूजी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट में राजा अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रिफ्यूजी जो थे उनको बसाना था, उनके लिए रोजगार तलाश करना। हैज टू बी एड्रेस इमीडिएटली इन लॉन्गर टर्म टू न्यू नेशन। इसी तरीके से हैड टू एड अ पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया, एक व्यवस्था के तहत वुड बेस्ट ऑफ द होप एंड एक्सपेक्टेशन। होप और एक्सपेक्टेशन की गई इस पॉपुलेशन में। तो महात्मा गांधी, उस समय हम देख रहे हैं महात्मा गांधी की एसेस जो थी, उनके जो अस्थियां जो थी इलाहाबाद में वो की गई, इमर्ज्ड की गई। तो उस समय फरवरी 1948 में कितने लोग आए थे यहाँ पर, ये तब का सीन है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जन के लिए बुलाए गए, आए हैं लोग। लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस। 6 महीने से भी कम हुआ होगा आज़ादी को, 6 महीने अभी नहीं हुआ होगा। द नेशन वॉज इन मॉर्निंग। मॉर्निंग कहते हैं विलाप कर रहा था। ये वो सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है। जो राष्ट्र क्या कर रहा था? मॉर्निंग, विलाप कर रहा था। ऑन 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा थे गांधी, एसेसिनेटेड बाय ए फैनेटिक नाथुराम। जो एक फैनेटिक था नाथुराम गोडसे ने उसको एसेसिनेटेड कर दिया, मार दिया। बिकॉज, क्योंकि वो डिसएग्री था। किससे डिसएग्री था? गांधी जी का जो कन्विक्शन था कि हिंदू मुस्लिम शुड लिव टुगेदर हार्मोनी, कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ भाईचारे से रहना चाहिए।
दैट इवनिंग अ स्टन्ड नेशन, पूरा जो देश था, राष्ट्र था, स्टन्ड हक्का बक्का रह गया। नेशन हर्ड जवाहरलाल नेहरूज मूविंग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया ऑल इंडिया रेडियो, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स द लाइट हैज गॉन, जो लाइट था, जीवन का प्रकाश था दोस्त के रूप में, वो क्या हुआ है, आज जा चुका है। गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और हर जगह पर अब क्या है, अंधकार छा गया है। अवर बिलव्ड लीडर, हमारा प्यारा नेता, द फादर ऑफ द नेशन। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 1947 में वॉज लार्ज ऑलमोस्ट 345 मिलियन जो लोग थे, मैंने बताया डिवाइडेड, विभाजन जब हुआ देश का। देयर वेयर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट और लो कास्ट, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में विभाजन हुआ। बिटवीन द मेजोरिटी, जो हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू समुदाय के लोग जो बहुसंख्यक में थे, एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस अदर फेथ, और भारतीय लोग जिनका अन्य लोगों अदर फेथ्स थे। सिटीजन ऑफ द वास्ट लैंड, और इतने बड़े लैंड के जो सिटीजन थे, स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, वो कई भाषाएं बोलते थे। वोर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस, अलग अलग वो ड्रेस पहना करते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वो खाते थे। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशन, और अलग अलग उनका व्यवसाय था, प्रोफेशन था। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य में वो मिलके कैसे रह सकते थे जब उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और प्रोफेशन सब कुछ अलग था। क्या ये पॉसिबल था कि वो एक साथ यूनिटी से रह सकते थे? टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, अगर हम यूनिटी के प्रॉब्लम की बात करें, वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, एक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट भी थी। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी जो थी ऑफ द इंडियंस लिव्ड इन विलेज, वो बहुत ज्यादा जो बहुसंख्यक वर्ग था भारत का आजादी के टाइम पर, वो गांव में रहता था। फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, और पीजेंट्स जो थे, डिपेंड ऑन द मानसून, वो मानसून पे डिपेंड होते थे खेती के लिए। उस समय उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी तो थी नहीं कोई, तो जो भी वो खेती बाड़ी करते थे उसके लिए वो मानसून पे डिपेंड थे। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर्स जो थे ऑफ रूरल इकोनॉमी फॉर इफ द क्रॉप्स फेल्ड, इसमें ये देखा जाता था जो नॉन फार्म थे, जो गैर कृषि से क्षेत्र के थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिकी थी, अगर फसल जो थी, इफ द क्रॉप्स फेल्ड, फसल बर्बाद हो जाती थी, बार्बर्स, कारपेंटर्स, वेबर्स एंड अदर सर्विसेज ग्रुप वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विस आइदर, तो जो बार्बर थे, जो नाई थे, कारपेंटर थे और वेबर्स थे, उनको भी उनकी सेवा के बदले कुछ नहीं मिलता था, वुड नॉट गेट पेड। इन द सिटीज, शहरों में हम देख सकते हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, विद द लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही कम पहुंच थी उनकी, उससे काफी दूर थे वो शिक्षा और स्वास्थ्य से। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट मासेस, जो नया नेशन था हैड टू लिफ्ट मासेस जो था पॉवर्टी का, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्या करना चाहते थे, जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की उसको इंक्रीज करना चाहते थे। एंड बाय प्रोमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री, और इस तरह से नए जॉब इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे, रोजगार के नए उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे, और जो गरीबी का चक्र था उससे निकलना चाहते थे। नए राष्ट्र में जब नया राष्ट्र बना तो कई सारी समस्याएं भी आई। यूनिटी जो थी, एकता जो थी, और डेवलपमेंट हैड गो हैंड इन, एक साथ चलते हैं, एकता और विकास। यदि देश में एकता ही नहीं होगी, डिसयूनिटी होगी, तो देश में डेवलपमेंट कहाँ से होगा। इफ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ इंडिया के थे were not healed, they could result in violent and costly conflict,
जो हाई कास्टेज जो थे फाइटिंग विद लो कास्ट के साथ लड़ा करते थे, ऊंची जाति के लोग निम्न जाति से लड़ते थे, हिंदू मुस्लिमों से लड़ा करते थे। एट द सेम टाइम उसी समय इफ द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कहता है यदि आर्थिक विकास का जो फल है डिड नॉट रीच टू ब्रॉड मासेस, तो पॉपुलेशन के बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचा, इट कुड क्रिएट फ्रेश डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, एक विभाजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द रिच एंड पुअर की अगर हम बात करें, बिटवीन रिच एंड पुअर, शहर और गांव की अगर हम बात करें, या बिटवीन रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पर, और ऐसे रीजन जो बहुत ज्यादा समृद्ध थे और ऐसे रीजन जो बैकवर्ड थे। रिच और पुअर की बात करें हम, तो हम देखेंगे काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा गया था, आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। बिटवीन दिसंबर 1946 की अगर हम बात करें एंड नवंबर 1949 में सम 300 इंडियंस जो थे हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग, उन्होंने एक सीरीज ऑफ मीटिंग की ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर पर। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड, तो ये मीटिंग हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो न्यू दिल्ली में गठित की गई। बट द पार्टिसिपेंट कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अब मीटिंग तो दिल्ली में हुई लेकिन उसमें पूरे भारत से सभी लोग आए एंड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, पूरे भारत से और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग दिल्ली में आए। जो डिस्कशन था रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसके लिए एक फ्रेमिंग बना, विच केम इनटू इफेक्ट, जो 26 जनवरी 1950 में बनकर तैयार हो गया। ऑन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो वन फीचर्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक फीचर वॉज इट एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें जो सार्वभौमिक मताधिकार था जिसका अर्थ था सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले 18 एज की कंप्लीट होने पे। उस समय क्या था 21 की एज रखी गई थी, वो तो 1989 में 18 कर दी वोट देने की एज 18, तो 21 से ऊपर जितने पर्सन्स थे चाहे मेल हो या फीमेल हो उनको वोट देने का राइट दिया गया स्टेट के इलेक्शंस में और नेशनल में। दिस वाज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप था ये, क्योंकि उस समय तो वुमेन्स को आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो रिच पर्सन ही वोट करते थे, पुअर पर्सन वेर नॉट अलाउड। फिर वुमेन्स को तो बिल्कुल ही सप्रेजी मूवमेंट्स चलाना पड़ा वोट देने के लिए, उन्हें बहुत लंबा मूवमेंट करना पड़ा, वुमेन्स को राइट नहीं थे। लेकिन आज़ादी के बाद महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी वोट देने के राइट थे मैन के साथ साथ, और चाहे मैन एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, रिच हो या पुअर हो, सभी लोग बराबर रूप से वोट कर सकते थे। इंडियंस बीन अलाउड टू चूज, एक क्रांतिकारी कदम था ये, जहाँ की लोगों को 21 एज कंप्लीट करने पे वोट देने का राइट था। और नेवर, ऐसा पहले कभी नहीं था इंडियंस में जो वो अपने लीडर को खुद चुन सकते थे। इन अदर कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम, अदर कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, जो यूनाइटेड स्टेट्स थे, दिस राइट हैज बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। फर्स्ट अगर हम बात करें, ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड, केवल जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी पहले के टाइम पर उन्हीं को वोट देने के राइट हुआ करते थे उस टाइम पर। देन मैन हु वर एजुकेटेड, उसके बाद क्या नियम बनाया, अब पहले तो प्रॉपर्टी वाले वोट करते थे, उसके बाद जो एजुकेटेड थे उनको भी शामिल किया गया। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट, जो वर्किंग क्लास था, जो काम करने वाला वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उन व्यक्तियों को एक लंबे संघर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिला। फाइनली आफ्टर ए बिटर स्ट्रगल, अंततः एक कड़वे संघर्ष के बाद उन्हें वोट देने का राइट मिला। अमेरिकन, अगर हम देखें, एक कड़वा संघर्ष रहा इनका अपना। अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन जो थी, यानी कि अमेरिका और ब्रिटिश की जो महिलाएं थी, वेर ग्रांटेड द वोट, उन्हें क्या मिला, वोट देने का अधिकार मिला। ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, चूज टू ग्रांट दिस राइट्स, ये राइट उन्हें दिया गया और सिटीजन्स को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, बिना जेंडर के, रिगार्डलेस
क्लास नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, और बिना शिक्षा की, चाहे वो अनएजुकेटेड ही क्यों ना हो, वुमेन्स को भी वोट देने का राइट मिला। कास्ट, कलर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए, यानी किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, कहीं भी पैदा हुआ व्यक्ति किसी भी रिलीजन को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। जो सेकंड फीचर्स था इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये था कि गारंटेड इक्वलिटी। ये क्या करता था? इक्वलिटी की गारंटी देता था, समानता का, कानून की नज़र में। अगर हम देखें नागरिकों की, जो हर नागरिक है वो कानून की नज़र में बराबर है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, वो किसी भी जाति का हो सकता है और किसी भी रिलीजन का। देयर वेर सम इंडियंस, यहाँ कुछ भारतीय भी थे, हु विश्ड, जो ये विश करते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ऑफ न्यू नेशन का, वो किस पर आधारित है? हिंदू आइडियल्स पर, हिंदू विचारधारा पर आधारित, उनका ये मानना था। एंड दैट इंडिया, जो भारत है, इट शैल बी रन एज ए हिंदू स्टेट, हिंदू स्टेट के रूप में रन कर सकते हैं। दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर इंटरेस्ट जो था पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का। इसीलिए जो आवर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द ओपिनियन, उनका एक ओपिनियन था कि इंडिया कुड नॉट, मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता भारत। बिसाइड्स मुस्लिमों के अलावा इंडिया ऑल्सो हैड ए लार्ज पॉपुलेशन, इसके अलावा मुस्लिमों के अलावा अगर हम देखें, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर सिख और क्रिश्चियन भी थे, एज वेल एज बहुत सारे पारसी भी थे और जैन भी थे। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में दे वुड हैव द सेम राइट, नए संविधान के अकॉर्डिंग अनुसार उन लोगों को भी, चाहे वो जैन थे या पारसीस थे, मैं मान सकता हूँ कि वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं, अल्पसंख्यक, संख्या में कम हो सकते हैं। वो तो पॉसिबल है कि किसी स्टेट में किसी विशेष धर्म वाले मेजॉरिटी में होते हो, वही रिलीजन ग्रुप किसी दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी में हो सकता है और किसी स्टेट में वो मेजॉरिटी में हो सकता है। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन सभी धर्मों के लोगों को सेम अवसर दिए गए, सेम अपॉर्चुनिटीज दी गई इन्हें। व्हेन इट केम टू सीकिंग जॉब इन गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट की जॉब के लिए तलाश करते हैं, और द प्राइवेट सेक्टर्स में सेम राइट यहाँ भी इन्हें मिलते हैं। कानून की नज़र में इनको सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार है। थर्ड फीचर्स की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, वाज दैट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज, यानी कुछ विशेष अधिकार जो दिए गए पुअरेस्ट लोगों, जो बहुत गरीब थे, जिनको डिसएडवांटेजेस था, जो उनको मोस्ट डिसएडवांटेजेस जो देखा जाता है इंडियंस में, समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिनको उतना डिसएडवांटेज सहना पड़ता है, उनको एक कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, इंडिया में हम देखते हैं छुआछूत है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों, दलित लोगों को जो हैं हम देखते हैं, जो दलित हैं, ऑप्रेस्ड जो लोग हैं, शोषित हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, ट्यूबवेल से पानी नहीं भरने दिया जाता, होटल में खाना नहीं खाने दिया जाता। हमने उस टाइम पे अंबेडकर क्या पढ़ा है कि जब अंबेडकर पढ़ा करते थे स्कूल्स में, महू में, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में उन ब्राह्मण्स बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था, उनको स्कूल से बाहर बरामदे में बिठाया जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने इतने मानसिक पीड़ा सही और फाइनली उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। तो हम देख सकते हैं, चाहे हम ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें, हमने ज्योतिबा फुले के बारे में भी पढ़ा, हमने नारायण स्वामी के भी बारे में पढ़ा, वी आर अम्बेडकर के बारे में हमने पढ़ा, तो किस तरीके से ऑप्रेस्ड थे। तो हम देख सकते हैं कि दलितों को हम बेसिकली छुआछूत को डिस्क्राइब किया गया है, स्लर एंड द ब्लॉट, एक धब्बा हम कह सकते हैं, ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, भारत के नाम पर एबोलिश किया गया, इसे रोका गया। जो हिंदू टेम्पल्स हैं, क्योंकि हिंदू टेम्पल्स में दलित को नहीं जाने दिया जाता था, तो हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर कास्ट, पहले के टाइम पे क्या होता था, आज़ादी से पहले बिफोर द इंडिपेंडेंस द इंडियन टेम्पल्स वर ओपन ओनली फॉर द हायर कास्ट, उच्च जाति के ब्राह्मण्स लोगों के लिए खुलते थे मंदिर। थ्रो दो ओपन टू ऑल, अब क्या होने लगा, इंक्लूडिंग जो फॉर्मर्स अनटचेबल्स थे, अब क्या हुआ,
थ्रोन अपॉन ऑल इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स जो थे उनके अलावा उन्हीं के लिए खुलता था, उच्च वर्ग के लोगों के लिए। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, लंबे डिबेट के बाद हमने देखा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट, कुछ परसेंटेज रखी गई सीट की लेजिस्लेटर में एज वेल इन जॉब के लिए गवर्नमेंट में रिजर्व फॉर मेंबर ऑफ लोवेस्ट कास्ट के लोगों के लिए। इट हैड बीन आर्ग्यू बाय सम दैट अनटचेबल, किसी के द्वारा आर्ग्यू किया गया कि जो अनटचेबल है दे वेर नॉट नोन, अनटचेबल ना कहा जाए बल्कि हरिजन कहा जाए। हरिजन कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड टू गेट इनटू प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये भी कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो हरिजन कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, गुण उनको गुड इनफ ग्रेड देने के लिए प्रेस्टिजियस एक सम्मानजनक जॉब आना जरूरी है। बट एज द वन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो SD खांडेकर, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इट वाज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल, ये अपर कास्ट के लोग ही थे जो इन हरिजनों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बिंग अनफिट, जिसके लिए वो आज भी अनफिट माने जाते हैं, अनुपयुक्त माने जाते हैं। एड्रेसिंग इज मोर प्रिविलेजेस कॉलेजेस, खांडेकर ने कहा कि वो सप्रेस फॉर द थाउजेंड, कई हजारों साल से उनको शोषित किया गया है, कुचला गया है। यू इंगेज अस इन योर सर्विस टू सर्व यूर, और आंसर सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सटेंस में। तो नाइदर हमारे दिमाग में बॉडीज में यह आता है कि जो हार्ट से उनका हार्ट है वर्क, नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, क्या वो एबल नहीं है आगे आने के लिए, क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए, क्या समाज में उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, क्या उन्हें जो सिविल सर्विसेज है वहाँ जाने का अधिकार है नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टूड।